नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम आज बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। एक नया टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं। उससे पहले मित्रों, आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि आपके संघर्ष के बारे में है कि अगर आप संघर्ष कर रहे हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपका एक संघर्ष है। तो उसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि बुझी हुई शम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादों को बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी संघर्ष से घबराना नहीं है और निरंतर अपना प्रयास जारी रखना है, ताकि आने वाली जो कामयाबी है उसका जो स्वाद है वो हम चख सकें। और वो स्वाद केवल और केवल संघर्ष से ही चखा जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आज एक नई टॉपिक के बारे में, संसद के बारे में। संसद की जो समितियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे, उससे संबंधित जो जो बातें हैं उनके बारे में भी बातें करेंगे। तो संसद की जो समितियां हैं उनके अंदर जो मुख्य मुख्य समितियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये किस तरीके से हैं। तो बात करते हैं कि संसद को प्रशासनिक कार्यों की निगरानी हेतु विभिन्न समितियों की आवश्यकता होती है, जिसे संपूर्ण सदन में विश्वास हो, और उन समितियों को संसदीय समितियां कहते हैं। देखिए जी, होता क्या है, संसद की जो संपूर्ण संसदीय जो कार्यक्रम होता है उसको सभी प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखने के लिए अलग अलग तरीके की समितियां बनाई जाती है। यानी एक तरीके से उन्हें चौकीदार बनाया जाता है उस प्रशासनिक ढांचे को संभालने के लिए। तो ऐसी जो समितियां होती है, जो संसदीय ऐसी समितियों को कहा जाता है संसदीय समितियां। अब हम बात करेंगे क्रम वाइज, बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति ये किस तरीके की समिति है? ये एक वित्तीय समिति है। देखिए, प्रश्न आपसे इस तरीके का पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति है, यह है एक वित्तीय समिति। इस बात का ध्यान रखना, पहला प्रश्न ही यहाँ से बन गया। दूसरा देखिए, इसमें 22 सदस्य होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो वो 22 होते हैं। परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ये समिति किस से संबंध रखती है? तो वो वित्त से संबंध रखती है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। अब बात करें ये लोक लेखा समिति की, अगर बात करें जिसके जो सदस्य हैं वो 15 तो लोकसभा से होंगे, तो बाकी कहाँ से? बाकी राज्यसभा से होंगे। यानी 7 सदस्य है जो राज्यसभा से होंगे। अब आप कहोगे राज्यसभा से कम क्यों है? क्योंकि लोकसभा एक बड़ी है, इसमें सदन के सदस्य ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसके जो सदस्य हैं वो ज़्यादा होंगे। और लोकसभा के 15 होंगे और राज्यसभा के 7 सदस्य होंगे, इसीलिए रखित। अब इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन? वो हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है जी, इस बात का ध्यान रखना। यह समिति सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करती है। यानी जो पैसा जनता पे खर्च होना है, यानी जो सरकार फंड निकाल रही है उसको जनता पे कितना खर्च किया जा रहा है, यानी सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करती है, जांच करती है क्या ये सही है या नहीं है। अब आप कहोगे कि इसका जो अध्यक्ष है विपक्षी दल का नेता ही क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि अगर सरकार अपनी पार्टी के किसी बंदे को अध्यक्ष बनाएगी तो वो जो समिति है वो ढंग से काम नहीं करेगी, वो अपने जो घोटाले हैं उनके बारे में नहीं बताएगी। लेकिन ये समिति होती है, इसीलिए इन्हें विपक्ष का जो नेता है उसको रखा जाता है, हमेशा ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है विपक्षी दल के नेता को। इस बात का ध्यान रखना। तो ये थी लोक लेखा समिति। अब है जी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या है जी? आंकलन करना जी। यह पूर्णतः लोकसभा की समिति है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण रूप से ये किसकी समिति है? ये लोकसभा की समिति है, जिसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं जी प्राक्कलन समिति में। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। एक बात का ध्यान रखना, जो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनेगा वो हमेशा लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। इस बात का ध्यान रखना जी। इसमें लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, यानी उसको मदद देने के लिए ये प्राक्कलन समिति होती है। इस बात का ध्यान रखना। इससे लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कौन सी है? तो वो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से ये प्राक्कलन समिति था ऑप्शन, और वो आपने टिक करना है, और किया भी था कईयों ने। तो
ये था। अब आगे है जी, यह एक सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है, यानी सरकार को बताती है कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वो ज़्यादा कर रहे हो, इसको कम करो, यानी सिफारिश करती है। ये प्राक्कलन समिति होती है जी। संविधान से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और उसका पूर्ण रूप से आपका उत्तर दिया जाएगा। आपकी जो कोई भी डाउट्स है उसे क्लियर किया जाएगा। तो आगे हम बात करें प्रवर समिति। प्रवर समिति के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपसे एक प्रश्न है कि भारत में 3 उच्च न्यायालय एक साथ खोले गए थे, वे किस अधिनियम के तहत खोले गए थे? आपने कमेंट करके बताना है। एक प्रश्न ये है, और दूसरा जो प्रश्न है वो बताना है कि भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये 2 प्रश्न हैं, आपने बताना है जी। आगे हम बात करते हैं प्रवर समिति की। इसका गठन विधेयकों की समीक्षा हेतु किया जाता है। लोकसभा प्रवर समिति अथवा राज्यसभा प्रवर समिति की सदस्यों संख्या कितनी होती है? 30 सदस्य होती हैं। अब ये बात रखना, लोक लेखा प्रवर समिति अलग होती है, राज्य प्रवर समिति अलग होती है, लेकिन एक कंडीशन में ये संयुक्त प्रवर समिति भी बन जाती है। तब इनका रेशो होता है जी 30 तो लोकसभा से होंगे और 15 राज्यसभा से होंगे, और टोटल कितने होंगे? 45 सदस्य होंगे। संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होंगे, जिसमें से 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। जबकि अलग अलग हो, जैसे लोकसभा की अलग प्रवर समिति, राज्यसभा की अलग प्रवर समिति, तो उसमें सदस्य हमेशा 30-30 होंगे। इस बात का ध्यान रखना जी। परीक्षा में सदस्य ही पूछे जाते हैं, किस समिति में कितने सदस्य हैं उनके बारे में बताना होता है जी। आगे है जी सार्वजनिक उपक्रम की समिति। देखिए जी, साथ साथ में नोट करते जाइएगा, शॉर्ट नोट्स बना लो, ये परीक्षा में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक व शेयर जरूर करना जी। आगे हम बात करते हैं, यह समिति 1964 के संथानम समिति की सिफारिश पर आई थी, गठित हुई थी। अब इस बात का ध्यान रखना है, एक तो ये सन याद रखना कब आई थी, 1964 में आई थी। किसकी सिफारिश पर आई थी? ये के सनातनम है, इनकी समिति पर आई थी। और इनका जो इस समिति में कुल सदस्य कितने बताए गए थे? 22 सदस्य बताए गए थे, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। देखिए, इनको आप लिख के याद कर लेना, एक दूसरे के सदस्य मत ऐड कर देना। थोड़ा सा ध्यान रखना जी। इसका कार्य होता है सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना, यानी सार्वजनिक उपक्रम के जो भी कार्य होंगे, यानी सार्वजनिक कार्य होंगे, उनके संबंध में रिपोर्ट तैयार करना, ये होती है सार्वजनिक उपक्रम। नाम से ही पता चलता है सार्वजनिक, यानी सबके लिए जो होती है उसकी रिपोर्ट तैयार करना। 22 सदस्य होते हैं जी इसमें। आगे है जी कार्य मंत्रणा समिति। अब ये कार्य मंत्रणा समिति का काम क्या होता है? इसका काम होता है लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों पर विचार करने हेतु 15 सदस्यीय अध्यक्ष सहित, यानी अध्यक्ष सहित होती है। इस समिति होती है जो लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। अब ये कार्य मंत्रणा समिति, इसमें ये कहा जाता है कि लोकसभा की प्रक्रिया का काम किस तरीके से किया जाएगा, इसका संचालन किस तरीके से किया जाएगा। इसमें 15 सदस्य होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछली वीडियो में कि लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो थे जी ओम बिरला जी। और मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था लोकसभा के स्वतंत्र भारत के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयमन अयंगर थे जी। बात का ध्यान रखना जी। इसके बाद इसके अतिरिक्त नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, सरकारी आश्वासन समिति, अनुपस्थिति समिति आदि प्रमुख संसद की समितियां हैं। तो जो मैंने ऊपर बताई है वो तो मुख्य है, लेकिन इनको भी अपने ध्यान में रखना है। ये छोटी समितियां हैं, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना जरूरी है। अब कुछ फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं, आए हुए फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी हमेशा रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। ये हिमाचल लोक सेवा आयोग में आया हुआ पेपर है। इसके बाद जी संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं जी। लोक लेखा समिति में 15 + 7 22 सदस्य होते हैं, ये भी प्रश्न आया हुआ है जी। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है, तो यहाँ पूछा गया है कि ऐसी कौन भारतीय संसद में ऐसी कौन सी प्रणाली है जो दूसरे देशों में नहीं है लेकिन भारत ने इजाद की है।
तो वो शून्यकाल है जी। शून्यकाल जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो और किसी भी देश में नहीं है, भारत में ही है, तो ये भारत में ईजाद की हुई पद्धति है। इसके बाद वह समिति कौन सी है जिसे राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता जी? प्राक्कलन समिति केवल और केवल लोकसभा की समिति है। इस बात का भी ध्यान रखना। ये देखिए ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी के अंदर 2011 में, 2002 में भी आया हुआ है। आगे हम प्रश्न करते हैं, अगला हम प्रश्न करते हैं लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? जो लोक लेखा समिति होती है अपनी रिपोर्ट हमेशा लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है जी। इस बात का भी ध्यान रखना जी। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? अब ये प्राक्कलन समिति के जो सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, तो है ही लोकसभा की, तो वहीं से चुने जाएंगे। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कौन सा अंग नहीं है? अब सार्वजनिक जो व्यय हो रहा है उस पर किसका नहीं है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा, यानी जो हमारा कंट्रोलर है वो नहीं है जी, इसका नियंत्रण नहीं है जी। आगे हम करते हैं जी, ये था जी हमारी संसद की प्रमुख समितियां जिनके बारे में चर्चा कर ली है। तो अगर इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको समझाया जाएगा और यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, इस बात का ध्यान रखना जी। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मतलब निर्वाचन होता है जो चुनाव वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया और संविधान के भाग 15 में उल्लेखित है। अब निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। माफ़ कीजिएगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखना जी। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है उसका मुखिया है या उसके सदस्य हैं वो हमेशा निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा ही किया जाता है, और जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है जी। तो उनका भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। दोबारा देख लीजिए, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है और उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य कौन कौन से है? देखिए जी, कार्य तो इनके देख लीजिए आप। कार्य की बात करें तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना यानी एरिया निश्चित करना, मतदाता सूची तैयार करना, भी कौन कौन से कैंडिडेट हैं इस क्षेत्र के अंदर, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, जो भी क्षेत्रीय दल है राष्ट्रीय दल है उनको मान्यता देना। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों की आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यानी जो राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं उन्हें चुनाव चिन्ह जो रक्षित करना, जैसे बीजेपी का कमल का फूल है और कांग्रेस का हाथ का पंजा है, इनको आरक्षित करना, ये काम सारा किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। चुनाव करवाना भी इसका काम होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा आचार संहिता तैयार करना है। आचार संहिता मतलब उन पर टाइम दे दिया जाता है कि आप इस समय तक प्रचार कर सकते हो, अब आपके चुनाव होंगे तब आचार संहिता लग जाती है। उस समय कोई दूसरा कार्य नहीं होता है जब तक आचार संहिता लगी रहती है। इसके बाद बात करें निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? अब ये संवैधानिक प्रावधान क्या है उनके बारे में देख लेते हैं कि जो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात जिसका निर्माण संविधान ने किया है, ये बात भी सच है। यानी एक ये संवैधानिक है, संवैधानिक यानी संविधान में उल्लेखित संस्था है, संवैधानिक है, संविधानोत्तर नहीं है, यानी बाद में आई हुई नहीं है, संविधान के अंदर ही थी, मूल संविधान में थी। तो निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से है, तो वहाँ आपने करना है संवैधानिक संस्था। वहाँ पर संविधानोत्तर भी लिखा होगा, कुछ और भी आएंगे, लेकिन आपने संवैधानिक संस्था करना है। संवैधानिक संस्था का अर्थ होता है कि ये मूल संविधान में पहले से थी। इसके बाद अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है जी। ध्यान रखना जी इसका कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है या एवं अन्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति हमेशा ही राष्ट्रपति करता है जी। आगे हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। देखिए, मुख्य जो चुनाव आयुक्त पर महाभियोग नहीं लगता, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है हटाने की, यानी एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हटाया जा सकता है। इतना आसान नहीं होता जी इन्हें हटाना, काफ़ी बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जी। जिस तरह गुजरना पड़ता है। और आगे हम बात कर रहे हैं कि
मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है जी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका दर्जा किससे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बिल्कुल समकक्ष होता है, भी बिल्कुल जैसे उसकी पावर से उसी तरीके की होती है जी। इस बात का भी ध्यान रखना जी। आगे ये निर्वाचन आयोग है, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको देखना जरूरी है, उनके बारे में भी देख लेते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है जी, अनुच्छेद नंबर 324। मैंने बताया था 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख है, उसका ध्यान रखना। मताधिकार हेतु एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने दिया था, ये बेंथम ने दिया था, जर्मनी बेंथम ने दिया था कि एक मत एक वोट, और इसी को ही डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनाया और अपने संविधान में रखा था, एक मत एक वोट। यानी कोई गरीब है चाहे अमीर है, चाहे कोई स्वर्ण है, कोई दलित है, कोई शूद्र है, कुछ भी है, सभी का एक वोट एक मत, एक व्यक्ति एक मत होगा जी। इस बात का ध्यान रखना। और विश्व में ये कहाँ से आई है, बेंथम के द्वारा आई है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आता है जी टॉपिक। इसके बाद हम बात करें डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश की मुख्य दल है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है जी। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर चुनाव हुए थे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो कहाँ की है वो है जी संयुक्त राज्य अमेरिका की। देखिए आप निर्वाचन आयोग कर रहे हैं तो आपको अड़ोस पड़ोस के देश हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखना जरूरी है। पूछा नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी सिलेबस में आपके है अगर निर्वाचन आयोग है तो वहाँ के पड़ोसी देशों के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है जी। प्रश्न पूछने वाला पूछ ही सकता है जी, वहाँ पे दल कौन से है, कैसे है उनके लिए। वर्तमान में किस देश का एक दलीय व्यवस्था है जी, चीन में जी एक दल ही होता है, साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल जीतता है, साम्यवादी दल ही हारता है, तो वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था एक ही दल है जी। जबकि अमेरिका में दो द्विदलीय है और भारत में बहुदलीय है, बहुत से दल है जी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अथवा उसके पद जो करने का अधिकार किसके पास है जी, राष्ट्रपति के पास है जी। यानी मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है उसको हटाने का और उसे नियुक्त करने का अधिकार किसके, राष्ट्रपति के पास है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव कब से प्रारंभ हुआ था, 1998 में हो गया था, लेकिन विस्तृत रूप से देखें 2013-14 से प्रारंभ हो गया था जी। लेकिन पहला प्रयोग ईवीएम का जो हुआ था 1998 में हुआ था, ये भी पूछा गया जी। बाद में बीच में बंद कर दिया गया था जी इसको, और अब दोबारा से चालू है। आगे हम बात करें निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त अथवा कार्यकाल कौन निश्चित करता है, उसे सेवा कितनी होगी, कार्यकाल कितना होगा, वो संविधान नियुक्त कर, संविधान निश्चित करता है, संविधान में लिखा हुआ है सारा कुछ जी, संविधान के बाहर कुछ नहीं है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी भी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब तक जब्त कर ली जाती है, जब्त कर ली जाएगी जब उसे 1/6 मत प्राप्त ना हो, यानी कुल मत का जितनी वोटिंग हुई है उसका 1/6 मत डलना जरूरी है। अगर वो नहीं डलते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है जी। जमानत क्या, जब चुनाव खड़े होते हैं तो उस समय कुछ वो राशि होती है वो जमा करवाते हैं अपने, या तो जी अगर राष्ट्रपति के चुनाव है तो आरबीआई में आपने पढ़ा होगा 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा होती है। उस तरीके से अगर विधायक एमपीज हैं उनके लिए भी होती है, वो एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। अगर 1/6 अगर कुल मत का, वैध मतों का 1/6 मत अगर उन्हें ना आए तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना जी। आगे हम बात करें कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपलब्ध करता है, निर्वाचन आयोग जी 300 अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक इसी का ही उल्लेख मिलता है जी, स्पष्ट रूप से लिख रखा है। संवैधानिक एक आयोग है, ये संवैधानिक संस्था है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे, 1951-52 में हुए थे जी। भारत में मतदान की आयु कितनी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, 1989 में की गई थी। और ये तो कोई काम एक युवा ही कर सकता है, युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। एक बात का ध्यान रखें 1952 में हुए थे पहले चुनाव जी। भारत में सार्वजनिक मताधिकार का आधार पत्र प्रथम चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था जी। इसके बाद है जी मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है, मध्यावधि चुनाव जब कराया जाता है समय से पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा या संविधान सभा भंग हो जाए, संविधान सभा यानी लोकसभा भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, यानी समय से पहले चुनाव होते हैं।
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में अपने चर्चा की। तो मित्रों, आप लगातार वीडियो देखते रहिए और अपना संघर्ष जारी रखिए। अपने हौसलों को डगमगाने मत देना, क्योंकि हौसलों के बारे में बात कही जाती है, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं, हर तकलीफ़ में ताकत की दवा देते हैं। यानी जो हमारे हौसले हैं कभी भी डगमगाने नहीं चाहिए। हमें हर भर्ती, हर परीक्षा से हमने डट के सामना करना है, और जब तक हमें हमारी मंजिल मिल नहीं जाती तब तक हम शांत होकर नहीं बैठ सकते हैं। हमें निरंतर तैयारी करते रहना है अपनी, और आगे बढ़ता रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।